ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर क्या पढ़ना है हमें? ब्रांच कहते किसे हैं एक्चुअल में? तो सिंपल सी बात है कि जब हम अपना बिजनेस एक लोकेशन से ज्यादा दूसरे तीसरे चौथे लोकेशन पे खोलना चाहते हैं, तो वो जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे लोकेशन पे जो हमारा बिजनेस है वो क्या है? हमारा ब्रांच है। इससे ज्यादा आसान डिफिनेशन ब्रांच का मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। मतलब कि मान लो कि दिल्ली के अंदर हमने एक ब्रांच डाला हुआ है। कहां पे? दिल्ली के अंदर हमने एक ब्रांच डाला हुआ है। एक मतलब हमारी एक शॉप है ऑलरेडी। आप देख रहे हो ना, इसका प्रचलन है आज के दौर में। तो एक बिजनेस हमारा दिल्ली के अंदर है। सेम बिजनेस हम, क्योंकि हमारे बिजनेस का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, हमें लगता है कि इस बिजनेस को हम एक से ज्यादा लोकेशन पे भी अगर खोलें, अलग अलग जगहों पे जाकर अगर हम इस बिजनेस का को खोलें तो हमें फायदा होगा, हमारा बिजनेस चलेगा। हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है। तो हमने क्या किया कि दिल्ली तुम्हें ऑलरेडी हम हैं, है ना। इसके अलावा मान लो मुंबई में एक यूनिट डाल दिया हमने, सपोज गोवा में एक यूनिट डाल दिया हमने, लखनऊ में एक यूनिट डाल दिया, पटना में एक यूनिट डाल दिया। ये सारे जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हमारे क्या है बोलो? ब्रांच है। और दिल्ली में तो ठीक है, और दिल्ली में हमने क्या बना दिया? हेड ऑफिस बना दिया। हेड ऑफिस कहां पे है? दिल्ली में है। और ये चार जगहों पर क्या है? ये ब्रांचेस हैं हमारे डिफरेंट। ब्रांच समझ में आ गया? तो ब्रांच को चलाया कहां से जाता है भाई? एक कोई पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना, जहां से हम सभी ब्रांचेस पे निगरानी करेंगे। तो वो सभी जगहों पे हम कहां से निगरानी कर रहे हैं? दिल्ली से कर रहे हैं। हो सकता है दिल्ली में हमारा ब्रांच भी हो, है ना। और दिल्ली में हमने क्या बना दिया? हेड ऑफिस भी बना दिया। जरूरी नहीं कि जहां पे हेड ऑफिस होगा वहां ब्रांच हो ही नहीं सकता। दिल्ली में ऑलरेडी हमारा ब्रांच है, हमने हेड ऑफिस बनाया दिल्ली में। चूंकि बिजनेस की शुरुआत हमने दिल्ली से की है, तो चलो उसी पॉइंट को हमने हेड ऑफिस बना दिया। और साथ में 4 5 10 15 20 हमने क्या बना दिया? अलग अलग यूनिट बनाया। बिजनेस वहां भी कर रहे हैं। तो ये सभी जो डिफरेंट यूनिट्स है वो क्या है एक्चुअल में? ब्रांचेस है। कोई दिक्कत? इन ब्रांचेस को हम कहां से डील करेंगे? मॉनिटरिंग कहां से करेंगे हम? हेड ऑफिस से करेंगे। डन। अब मैं ब्रांच को एक पॉइंट से कोरिलेट करता हूं। आपने सुना होगा कंसाइनमेंट बिजनेस, सुना है? ठीक है। ये कंसाइनमेंट क्या होता है? देखिए, जब हम एजेंट के माध्यम से अलग अलग लोकेशन पे, ठीक, इन लोकेशंस पे अगर हम एजेंट बना लेते हैं, ध्यान से सुनेगा, बच्चों को कोरिलेट करने का मौका नहीं मिल पाता है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब हम इन लोकेशन पे अब एक एक एजेंट ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं? एजेंट्स को ढूंढते हैं, और उसे हम कहते हैं कि देखो तुम हमारे गुड्स को बेचो, और इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। जितना ज्यादा गुड्स बेचोगे उतना ज्यादा मैं कमीशन दूंगा। मेरी जिम्मेदारी पे बेचो, है ना। मैं यहां से गुड्स भेजूंगा, तुम उसे रिसीव करना, ठीक है, और तुम इसको बेचना, और जो जितना ज्यादा तुम गुड्स बेचोगे हम तुम्हें उतना ज्यादा कमीशन देंगे। अगर इस तरह से हम गुड्स बेच रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसको कंसाइनमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और मैं भेज रहा हूं तो मैं कंसाइनर हूं, और आप अगर बेच रहे हो अलग अलग लोकेशन पे तो आप कौन हो? कंसाइनी हो या एजेंट हो। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कमीशन पे आपसे काम करवा रहा हूं। क्लियर है? तो ये तो कंसाइनमेंट हो गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं एजेंट वेजेंट ना बनाऊं, मैं अपनी ओनरशिप में अलग अलग जगहों पर यूनिट बनाता हूं, और आपको मान लीजिए मैं वहां पर मैनेजर बना देता हूं, और मैं आपको सीधे सैलरी देता हूं कि ये लो सैलरी और मेरे लिए आप काम करो। तो ये यहां पर मैंने क्या खोल दिया? ब्रांच। मतलब मैंने आपको बस फर्क क्या आ गया, ध्यान से, बेसिक फर्क ये आ गया कि आप मेरे एजेंट नहीं हो, आप मेरे कौन हो? इंप्लॉई हो। मैं खुद ही इंप्लॉइज को रखकर खुद ही जगह ढूंढता हूं, मैं उसके लिए रेंट दूं या मैं बिल्डिंग खरीद ले सकता हूं, और अलग अलग लोकेशन पे अगर अपनी ओनरशिप में अपनी जिम्मेदारी के तहत खुद ही इंप्लॉई रखकर अगर बिजनेस कर रहा हूं, तो इसे ही क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। तो ब्रांच और कंसाइनमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है? समझ में आ गया? यस। क्लियर? अब इसके बेसिक को और थोड़ा सा पहले क्लियर करते हैं। सवाल अब ये उठता है
कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। ये ब्रांच अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि हेड ऑफिस तो भैया दिल्ली में है, चलो हमारा एक ब्रांच ऑलरेडी दिल्ली में था, दूसरा मुंबई, तीसरा गोवा, चौथा पटना, पांचवा लखनऊ, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 20वां, 50वां, 200वां भी कुछ भी हो सकता है, 500 ब्रांचेस हो सकता है। तो अब हमें क्या जरूरत क्या है हमारे लिए पता है कि हम दिल्ली में बैठे हैं, हमें इस बात की नीड है कि हम ये पता करें कि मुंबई वाला ब्रांच का क्या हाल है, हमने उसको कितने का गुड्स भेजा। तो चलो एक एक काम करते हैं, हम ये भी तय कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस क्या है। चलो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा, क्या बोलो? हम रेडीमेड गारमेंट्स भेजते हैं, ठीक है ना? कहाँ भेज रहा है? मुंबई भेज रहा है, गोवा भेज रहे हैं, लखनऊ, पटना, इन जगहों पर भेज रहे हैं। और वहां पर हमारे आप सभी, आपको मैंने मान लीजिए आप मुंबई ब्रांच के आप मैनेजर हो, वहां पर और भी एम्प्लॉइज हैं, वहां का मैं रेंट देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूं। मतलब यहाँ दिल्ली से बैठकर मैं अलग अलग लोकेशन पे डिफरेंट दुकान चला रहा हूं, और आप कर्मचारी हो, आपको मैं सैलरी देता हूं, हमारे लिए आप काम करते हो। सीधी सी बात यह है। तो हमें ये जानने की जरूरत है क्या कि अलग अलग ब्रांच पे हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमने कितने का गुड्स भेजा, कितने का बिक गया, कितना बचा हुआ है, सारी जानकारी जरूरी है क्या? यस, मतलब अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंटिंग करना जरूरी है। कैसे करेंगे अकाउंटिंग, इसी बात को सीखना चाहते हैं हम किसके अंदर? ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर, ठीक है? अब ब्रांच के साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग कई सारे फैक्टर्स आएंगे। आगे की बात को जानने से पहले अब हम इसके थोड़ा कुछ बेसिक पॉइंट्स को कंफर्म करते हैं। ब्रांच के दो टाइप, इनलैंड ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच मतलब जो देश की सीमा के अंदर जो ब्रांचेस हैं उसे क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच। और हो सकता है कि इन सारे ब्रांचेस के अलावा मैंने विदेशों में भी कुछ ब्रांचेस डाल रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे? फॉरेन ब्रांच। ये बिल्कुल बच्चे वाली बात है, क्लियर? अब आइए, इनलैंड ब्रांच दो टाइप के होते हैं, कौन कौन? डिपेंडेंट ब्रांच एंड इंडिपेंडेंट ब्रांच। मतलब देश के अंदर दो टाइप की शाखाएं हो सकती है आपकी। हो सकता है कि ये जो आपने डिफरेंट ब्रांचेस डाला था ना, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पटना, है ना, इन सभी ब्रांचेस का क्या हो सकता है? या तो ये डिपेंडेंट ब्रांच हो सकता है या इंडिपेंडेंट ब्रांच हो सकता है, ठीक है, देश के अंदर। लेकिन एक बात बताएं, विदेशी जो ब्रांच होता है ना, वो ऑलवेज क्या होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है। अब ऑलरेडी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है कि ये यहाँ डिपेंडेंट हो सकता है, इंडिपेंडेंट, विदेशी इंडिपेंडेंट ही होगा। तो यहाँ पर ये जानने की उत्सुकता आपकी बन गई होगी अब, ये डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या अंतर होता है? ये जानने की उत्सुकता बनी, 100% बन जानी चाहिए। फिर ये उत्सुकता नहीं बन रही है तो कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो? इसका मतलब दिमाग आपका कहीं और है। तो डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच का आइए थोड़ा सा डिफरेंस को समझते हैं, ठीक है? कौन से ब्रांच को डिपेंडेंट कहेंगे पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना? और फिर हम इस स्लाइड पे बैक आएंगे। तो आइए चेक करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच किसको कहते हैं, आइए चेक कर लीजिए। फीचर्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, सबसे पहले है डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब कि वैसा ब्रांच, यहां पे देखिए, दिस टाइप ऑफ ब्रांचेस ऑफन सेल ओनली दोज गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस। देखिए, ओनली दोज गुड्स विच आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस, मतलब गौर कीजिए यहां पर सेंस ये है कि ऐसे ब्रांच के द्वारा सिर्फ ऐसे ही गुड्स को बेचा जाता है जो हेड ऑफिस भेजता है। मतलब अगर मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है तो इसके लिए सारे लक्षण, सारे जो ये ना कंडीशंस ना फुलफिल होंगे, तब जाकर ये डिपेंडेंट ब्रांच होगा। तो कैसे जांचेंगे कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है या इंडिपेंडेंट? पहली बात, सारे ही गुड्स डिपेंडेंट ब्रांच किसका द्वारा भेजा हुआ बेचेगा? हेड ऑफिस जो भेजेगा वो बेचेगा। अगर हेड ऑफिस ने नहीं भेजा तो वो बैठा रहेगा, बट कहीं और से लाकर गुड्स को नहीं बेचेगा। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं आपको। डिपेंडेंट ब्रांच का बेस्ट एग्जांपल बाटा। अगर आप बाटा के शोरूम में गए तो आप देखोगे बाटा के शोरूम में, अगर यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे बाटा के शोरूम्स मौजूद हैं, वो डिपेंडेंट ब्रांच का एग्जांपल है।
और उसकी कुछ खराबियां भी हैं, कुछ कमियां हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी। बाटा के शुरू में सिर्फ बाटा का प्रोडक्ट मिलता है या कुछ और भी मिलता है? सिर्फ बाटा मिलता है। लेकिन ऐसे कई शोरूम्स देखोगे जो एक ही शोरूम में कई टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कई ब्रांड्स के। तो वो कौन सा ब्रांच होगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? सिर्फ इसी बात से चेक नहीं करते, और भी चीजें हैं। तो डिपेंडेंट ब्रांच होने का पहला लक्षण यह है कि डिपेंडेंट ब्रांच सिर्फ वही गुड्स बेचेगा जो किसके द्वारा भेजा जाएगा, जो हेड ऑफिस भेजेगा, सिर्फ उसी गुड्स को वो बेचेगा। अभी एक ही लक्षण हुआ है। दूसरा, सारे एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रूटीन टाइप आर पेड बाय द हेड ऑफिस। सारे ही एक्सपेंसेस कौन पेड करेगा? पूरी तरह। यार मेरा एक डिपेंडेंट ब्रांच है ना, डिपेंडेंट ब्रांच का थोड़ा सा और भी है। मान लो मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है, अगर इन सारे जगहों पे मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है, इसमें किसी और का कोई इंटरफेयर ही नहीं है। 100% ओनर मैं हूं उस ब्रांच का, सारे डिसीजंस मैं लूंगा। आप डायरेक्टली मेरे एम्प्लॉई हो वहां पर, आपको मैंने मैनेजर बनाया था, ब्रांच मैनेजर। आप कुछ और डिसीजन नहीं लोगे, जो मैं कहूंगा बस उतना ही करोगे। प्राइस वही होगा जो मैं बोलूंगा। मैं कहूंगा आज ऑफर दे दो, 80% दे दो, मैं कहूंगा कि फ्री में बेचो तो बेच दो। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं कहूं प्राइस बढ़ाओ तो बढ़ा दो, ये मैं ही तय करूंगा 100%, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। क्लियर? पूरी तरह मेरे पे आश्रित है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ कुछ बातों को सीख लीजिए। ये ब्रांच वही होता है जो गुड्स बेचेगा जो हेड ऑफिस भेजेगा। ठीक है। दूसरा, सारे एक्सपेंसेस किसके द्वारा किया जाएगा? हेड ऑफिस। रेंट हेड ऑफिस, सैलरी हेड ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हेड ऑफिस। अरे मैं कहता हूं कि एक किल चाहिए, है ना, वो भी हेड ऑफिस। सारे एक्सपेंसेस किसके द्वारा? हेड ऑफिस के द्वारा। विदाउट हेड ऑफिस के अप्रूवल के कोई एक्सपेंस नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, एक और बात मैं बता दूं, डिपेंडेंट ब्रांच डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स, ओनली मेमोरेंडम रजिस्टर मेंटेन्ड। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक बात बहुत समझने की जरूरत है कि अगर मेरा डिपेंडेंट ब्रांच है, आप सभी डिपेंडेंट ब्रांचेस के मैनेजर्स हो, क्या आपको जरूरत है वहां पर रहकर आप अकाउंटिंग करो? आपको क्या मतलब है यार? आपको आपकी सैलरी से मतलब है, एम आई राइट? देखिए, आपको आपकी सैलरी वक्त पे मिल जाए, समय पर मिल जाए, इसकी जरूरत है। आपको वहां बैठकर फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत है क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? नो। उस ब्रांच का प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ है, ये हेड ऑफिस पता करेगा। अच्छा, हेड ऑफिस को खा पाएगा क्या? प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, यहीं से तुम अकाउंटिंग भी समझ जाओगे बहुत इजीली। अब आप डिफरेंट जगहों पर, मैं ब्रांच चला रहा हूं, उन ब्रांचेस की एक्टिविटी क्या हो रही है मुझे खाप तो नहीं आएगा दिल्ली में बैठकर। तो मैं क्या चाहूंगा, आप सभी मैनेजर्स से मैं चाहूंगा कि आप मुझे वहां के सारे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके भेजो। आपने कब कितने का गुड्स बेचा, है ना, आपको मैंने कितने का गुड्स कब भेजा, आपने कितने का बेचा, कितना बचा हुआ है, कितना उधार बेचा, कितना नगद, कुछ बैड डेब्ट्स हो गया, वहां से कुछ कितना खर्च हुआ, आपने मुझे कितना पैसा भेज दिया, कितना बचा हुआ है, ये सारा डिटेल आप मुझे भेजोगे क्या? डिटेल भेजोगे, बस बस इन सारे डिटेल को लिख कर भेजना है आपको। वहां पर बैठ के मैं ये कभी नहीं कहूंगा सुनो वहीं बैठ के निकालो तो प्रॉफिट कितना आया। मैं कभी आपको कॉस्ट प्राइस बताऊंगा ही नहीं जो प्रॉफिट निकाल पाओगे। आप मुझे डिटेल भेजोगे, मतलब आप सिर्फ क्या रखोगे? मेमोरेंडम रजिस्टर रखोगे। व्हाट इज मेमोरेंडम रजिस्टर? समझ में आ गया? देखो, मेमोरेंडम से मान लो, समझ में आ गया? याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक रजिस्टर तैयार करोगे जिसमें सारे ही ट्रांजैक्शंस को आप लिखोगे, सभी लेन देन को रिकॉर्ड करके आप मुझे भेज दोगे, वो रजिस्टर भेजोगे। मेमोरेंडम रजिस्टर मेरे पास आना चाहिए, हाँ या ना? वो मेमोरेंडम रजिस्टर आप मुझे भेजोगे और उसी मेमोरेंडम रजिस्टर के सहारे मैं हर ब्रांच के लिए क्या कर लूंगा? अकाउंटिंग करूंगा। कहां बैठकर?
हेड ऑफिस में हमारे अकाउंटेंट होंगे, वहां पर अकाउंटिंग का काम चलेगा। समझ में आ रही बात? मतलब सेंस ये है कि अपने डिपेंडेंट ब्रांचेस के लिए प्रॉफिट या लॉस किसके द्वारा पता किया जाता होगा? हेड ऑफिस के द्वारा ना। तो देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच की एक लक्षण क्या हुआ कि डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करता है। कोई भी डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंटिंग नहीं करेगा। वो सिर्फ क्या रखता है? मेमोरेंडम रजिस्टर। वो भी इसलिए कि वो हेड ऑफिस को भेज सके टाइम टू टाइम, और उसी मेमोरेंडम रजिस्टर के सहारे हेड ऑफिस क्या करेगा? अकाउंटिंग करेगा, और वो पता करेगा कि उस ब्रांच से उसका प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल में क्या है। मेरे ख्याल से यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी, बिना रुकावट के समझ में आ रही होगी बातें। 3 लक्षण अभी अब तक हम लोगों ने डिपेंडेंट ब्रांच का सीख लिया है। पहला है कि डिपेंडेंट ब्रांच उन्हीं गुड्स को बेचेगा जो हेड ऑफिस भेजेगा। सभी एक्सपेंसेस किसके द्वारा? हेड ऑफिस के द्वारा। तीसरा, डिपेंडेंट ब्रांच सिर्फ मेमोरेंडम रजिस्टर रखेगा, वो फाइनल अकाउंट मतलब प्रॉफिट या लॉस पता नहीं करेगा। चौथा एक और लक्षण यह है, अमाउंट, यहां पर देखो, यहां पर यह है, ब्रांचेस आर रिक्वायर्ड टू रेमिट या सेंड द अमाउंट to direct to head office, or they are instructed to deposit cash proceeds, both cash sales and cash collected from debtors daily into a local bank account opened in the name of head office। मतलब पता है क्या है? सीधी सी बात मैं बता दूं, यहां पर जरूरत इस बात की है कि डिपेंडेंट ब्रांच को इंस्ट्रक्शन होता है कि देखो, डेली जो सेल किया तुमने कैश सेल वो, और डेटर से जो कलेक्ट हुआ वो डेली कैश डिपॉजिट कर दो। मतलब रुकना नहीं है भाई। आप मेरे मैनेजर हो ना, आप ब्रांच मैनेजर हो, वो पैसा आपका है कि मेरा है? मेरा है ना। तो आपको क्या चाहिए? आप डेली कैश मेरे अकाउंट में, जो हेड ऑफिस का अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट कर दो। यही सही चीज है, नहीं है? बोलिए। यस। तो 4 लक्षण समझ में आ गया। अभी और भी इसके लक्षण हो सकते हैं, बस 4 काफी है समझ जाने के लिए। पहला लक्षण, वो उन्हीं गुड्स को बेचेगा जो कि हेड ऑफिस भेजेगा। वो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, आप किसी और ब्रांड के गुड्स को नहीं बेचोगे। विदाउट मेरे अप्रूवल आप किसी भी गुड्स को नहीं बेचोगे। क्लियर? दूसरा बोलो, सभी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस। तीसरा, आप मेमोरेंडम रजिस्टर रखोगे, आपको अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। चौथा, डेली कैश जो आपके पास आ रहा है ना, सीधा अकाउंट में डाल दो, मेरे अकाउंट में डाल दो। ये 4 लक्षण अगर दिख जाए तो समझ जाना कि ये कौन सा ब्रांच है। ये कौन सा ब्रांच है? डिपेंडेंट ब्रांच है। और अगर इसमें से एक भी लक्षण कम है तो ये कौन सा ब्रांच है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। मतलब कोई भी एक लक्षण नहीं पाया जा रहा है, समझ जाओ ये कौन सा ब्रांच है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। समझ में आई बात? तो फिर मैं बता रहा हूं, ये 4 लक्षण इजिली समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा बैक लाकर फिर मैं बताऊंगा ना, तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, और ये सारी चीजें बताने के पीछे का उद्देश्य क्या है ये भी समझ जाओगे। देखो, किसी भी चैप्टर में जब कोई बात पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। भाई मकसद तो मेरा मेन उद्देश्य अकाउंटिंग करना ना, तो अकाउंटिंग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन बातों को जानना आपके लिए जरूरी है, और बहुत अच्छे से जान गए होंगे यार। देश में अगर कोई शाखा है तो देशी शाखा, विदेश में कोई शाखा है तो विदेशी शाखा। मतलब इनलैंड ब्रांच एंड फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच उन ब्रांच को बोलेंगे जो देश के अंदर हो, जो देश की सीमा के अंदर अंदर हो, है ना। जो हमारे इंडियन ब्रांच का मतलब ये का देशी, जो हमारे देश के सीमा के अंदर अंदर जो ब्रांचेस होंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? इनलैंड ब्रांच। अगर देश की सीमा के बाहर कोई ब्रांच है तो क्या बोलेंगे? फॉरेन ब्रांच। देश की सीमा के अंदर अगर कोई ब्रांच है तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी। डिपेंडेंट दिमाग में अब आ गया होगा, राइट? बट अगर कोई विदेशी शाखा है तो ऑलवेज कैसा होगा? इंडिपेंडेंट ही होगा। समझ में आई बात? विदेशी शाखा ऑलवेज कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ब्रांच का नेचर होता है। अब सवाल यह है कि क्या डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग अलग टाइप से और इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग अलग टाइप से करते हैं क्या? हाँ, इसीलिए आपको यह पढ़ाया जा रहा है। देखो, डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग अलग टाइप से होनी है और इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग अलग टाइप से होनी है। समझ रहे हो क्या? इंडिपेंडेंट ब्रांच अगर है, मेरा कोई इंडिपेंडेंट ब्रांच है,
इसका मतलब कि वहां पर जो ब्रांच चला रहा है वो कहीं और से भी गुड्स लाकर बेच रहा है, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब वो अकाउंटिंग करेगा, वो भी अकाउंटिंग करेगा, हाँ उसको जरूरत है, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको ये पढ़ना ही इसीलिए ही बताया जा रहा है कि ब्रांच के दो टाइप होते हैं, ब्रांचेस के, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग का तरीका अलग है और इंडिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग का तरीका अलग है। तो जब तक ये डिफरेंस आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अकाउंटिंग भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आइए अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि डिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो अगला मुद्दा है जो बस इसको थोड़ी देर और अगर आप चेक करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर से कोरिलेट करवाकर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड जब करेंगे, मतलब जब डिस्कशन करेंगे तो यहीं से कनेक्ट करेंगे ताकि एकदम कोई कंफ्यूजन हो ही ना आपके दिमाग में। अब यहां पर देखिए, यहां पर है अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस। डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग के ये 4 तरीके हैं। अगर आप डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये 4 मेथड्स हैं। इन 4 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड को आप अपनाकर अपने डिपेंडेंट ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किसी एक पॉइंट पर जाने के, मान लो दिल्ली के किसी एक पॉइंट से, मान लो लक्ष्मी नगर से अगर आपको, या चलो करोल बाग से आपको जाना है किसी दूसरे लोकेशन पे, किसी दूसरे पॉइंट पे, तो वहां पे पहुंचने के 4-5 रास्ते हो सकते, नहीं हो सकते हैं? यस, पहुंचोगे तो वही ना जहां हम जाना चाहते हैं। तो यहां पर कितने मेथड्स हैं? 4 में से कोई सा भी मेथड अपनाओगे आप तो अकाउंटिंग का जो रिजल्ट आएगा, यानी जो प्रॉफिट आएगा, वो सेम ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन से मेथड में, मतलब कौन सा मेथड कौन से केस में अपनाएं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो अब आपको जानने की उत्सुकता बन गई होगी आपके दिमाग में कि अच्छा कौन सा मेथड अपनाएं कौन से परिस्थिति में। तो सभी की परिस्थिति अलग अलग है। सिंपल सिस्टम, फाइनल अकाउंट, यानी सिंपल मेथड इट कैन बी सेड। सिंपल मेथड को हम डेटर मेथड भी कहते हैं, समझ रहे हो? फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड। ये कितने मेथड्स हैं? 4। सिस्टम भी कह सकते हो, बट इसको सभी जगह पे मेथड लिख रहे हैं तो चलो हमने यहां भी मेथड लिख दिया। कौन कौन मेथड है बोलना? सिंपल मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड होलसेल ब्रांच मेथड। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये क्या है? मेथड्स है। किसी भी एक मेथड को यूज करके आप क्या अपने ब्रांच के लिए अकाउंटिंग कर सकते हो, मतलब आप अपने ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस पता कर सकते हो। और मैंने जैसा कि कहा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब कौन से सिचुएशन में, अब आपकी उत्सुकता ये बन गई होगी जानने की कि कौन से सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। Am I right? वो कौन सा सिचुएशन होगा जो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे और कौन सा सिचुएशन होगा जो हम फाइनल अकाउंट मेथड यूज करेंगे। इन सिचुएशन को जानने की उत्सुकता बन गई तो इस बात को जानने के लिए लगातार क्लास में बने रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कशन करवाएंगे कि क्या कौन से सिचुएशन में कौन सा मेथड हमें यूज करना है। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।